ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी बात ये पेज नंबर 74 जरा निकालो। दो क्वेश्चंस कहे थे यार एन के और गैलेक्सी इंजीनियर रखने सामने कौन कौन मसले एन के एंटरप्राइजेस एन के एंटरप्राइजेस में कोई इशू तो नहीं? इसमें सारी बस एक ही चीज थी, होपफुली वो आपने कैलकुलेट कर ली। फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं, वो तो खैर इशू नहीं है, हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे। मेरा ख्याल है ये आउटसोर्सिंग वाला क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें किसको किससे कंपेयर करें? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। आपको ब्रेकअप करना पड़ा था ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का जी, सेविंग निकालो, लेकिन उसमें आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए कर लिए होनी चाहिए वैसे इस टाइम चीजें, मतलब 16 रुपए दिए कैलकुलेटर पर। वैसे मेरे ख्याल इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में भी चल रहा है 16 रुपए में से माइनस करवाएंगे 1.5 माइनस करें बस कहानी खत्म करें बस। 1.5 इसमें पर आ रहा है और 16 रुपए पर यूनिट है, तो 1.5 इंटू 8 करके फिक्स ओवरहेड्स आएंगे। ठीक है कोई इशू उसकी? नहीं बैलेंसिंग फिगर ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। अच्छा ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाएगा बनाया ना, नहीं अवेलेबल आवर्स कितना? लिमिटिंग फैक्टर 50,000 मशीन आपको अवेलेबल आवर्स 50,000। बताएं रैंकिंग के मुताबिक किसको लगाऊं? x2 को कैसे लगाऊं? 2000 into 4 तो 8000 लग गए। देन सेकंड रैंकिंग हुई थी x4 4500 into 2 तो 9000। जी सर बुक को छोड़ देते हैं, अगर बुक में गलत है मैं ठीक है लगा। रैंकिंग गलत है ना करें, रैंकिंग सही है। सवाल कौन सा कर रहा है? 5 घंटे में क्या यार जाने देना यार, रैंकिंग यहाँ से थोड़ी होनी, सेविंग पर आर से होनी है। 0.25 1.25 2 और 0.5 से रैंकिंग होनी है। सेविंग पर आर पे आना है ना, पहले सेविंग पर यूनिट से थोड़ी होनी रैंकिंग। अब ये तो ना करेगा। x1 के बाद क्या बनेगा तो सॉरी x4 के बाद x1 जी। अब जरा ये गौर से देखें, यहाँ तक सभी वैसे ही ना 17,000 घंटे तो हो गए। ठीक है, रिमेनिंग अवेलेबल रह गए 33,000। तो रिक्वायर्ड कितने x1 के? डिमांड कितनी है सर? 6500 है। अब एक यूनिट को रिक्वायर्ड कितना x1 को? 8 घंटे। तो कैलकुलेटर उठाएं, मेरा ख्याल x1 ही शायद पूरा नहीं बन सकेगा। तो 33,000 डिवाइड बाई 8 क्या आप सारा करें ना 100। 33,000 डिवाइड बाई, मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आखिरी ना बने, बाकी सारे बंदे बस आखिर में मसला हो जाए। 4125 ही सिर्फ ये बन सकेंगे। इट मींस x2 तो हम बना ही नहीं सकते। सही है, तो बैलेंसिंग फिगर फिर हमें किसकी खरीदने पड़ेगी? नहीं सॉरी नहीं x1 भी
X1 कितना खरीदना पड़ेगा? 6500 माइनस 4125 X1 भी खरीदना पड़ेगा 2375 और X3 जो है ये तो एज इट इज सारे के सारे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, क्या नहीं, ये तो डिमांड है। X3 की तो रैंकिंग के मुताबिक बन ना सका है, तो ये तो सारे खरीदना पड़ेगा। इसकी डिमांड है सवाल में, तो शार्प फर्स्ट लाइन है ना करे, फर्स्ट लाइन सवाल को देख 7500 एज इट इज बटा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, देन आ रही काइंडली होने चाहिए, वैसे मेरे नहीं कहने, इसमें गलती थी। क्वेश्चन नंबर 3 गैलेक्सी, ये किस चीज का सवाल था? मतलब सेम ही था, ये दी के बाद ही है। इसमें कौन सी प्रोडक्ट्स के लिए कंट्रीब्यूशन निकाली आपने? ए और बी की, और सी के लिए परचेज ऑप्शन थी इसकी, तो ये उसी तरह था जिसने कल शायद किया था। और 801 का कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट भी था, इसको फिर इग्नोर करके रैंकिंग करना है। कोई मसला इसमें? ये आप बार साहब चेक कर लीजिएगा, रैंकिंग के मुताबिक ही बेस्ट रिजल्ट्स निकलेंगे। आप बार अगर चेक करना चाहते करते हैं। सर वो ना भी कहे तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कर ली है तो हमेशा आप जैसे नौजवानों के साथ रह के मैंने ये सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम मुकरेंगे। पे 58, ये बातें मैं तो कह रहा हूँ तो अच्छा भी लगता हूँ, आप मेरे साथ रह के क्यों ऐसे होते रह रहे हैं? आपने मुझे बदलना है। जब भी कोई कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाए तो हमेशा ये अज्यूम्ड होगा कि फिर उन्हें फुलफिल करना प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स अगर बता दे कि जरूरी नहीं होगा तो इशू बन जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमेशा कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। पेज नंबर 58 पे आइएगा तो थोड़ी सी जरा 2 मिनट जरा थ्योरी पढ़नी है। आई एम अज्यूमिंग कि जहां तक हम पहुंचे हैं सब साथ हैं। स्टूडेंट्स बड़े इकट्ठे हैं सारे। पेज नंबर 58 कहने पे आइएगा तो एंड में हेडिंग लिखोगे मेक और बाय डिसीजंस नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। देखो बेटा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अब अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि अगर रुपीस टर्म्स में हमें कोई हाईएस्ट, क्योंकि लिमिटिंग ऐसे ही क्या ऑनलाइन स्टोर से बड़ी आवाज ठीक आ रही है? एक मिनट लग रहा मसला। चलो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें हमने रैंकिंग किस बेस पे की है कि ये मतलब अब यहाँ बेसिकली इसका डिस्कशन हो रही है ना, मेक और बाय वाली हो रही है, बनाएं या खरीदें। तो ये आउटसोर्सिंग ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। फिर उसके मेरे केस में सेविंग की बेस पे डिसीजन ले रहे हैं ना, तो रैंकिंग 1 किसको करते हैं, रैंक 1 किसे करते हैं, विच हैज द हाईएस्ट सेविंग पर लिमिट, और जिसकी फिर रैंकिंग सपोज लास्ट में उसको दूसरा फिर बना सकते अगर हैं तो बना लें, और अगर नहीं खरीद सकते नहीं सॉरी बना सकते तो फिर परचेज कर ले। ये हमारा डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन फिलहाल हमने सिर्फ रुपीस को देख के दिया है। लेकिन अब नीचे ये लिखा हुआ है कि सिर्फ रुपीस शायद काफी नहीं है, ठीक है रुपीस की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी ये डिसीजन लेने से पहले देख लें कि कहीं खुदा ना खासा बाद में जिस चीज को आप परचेज करने लगे हैं वो शायद उस क्वालिटी की ना निकले, टाइम पे ना मिले वगैरह,
ठीक है, तो आए जरा एक थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। मेक और बाय डिसीजंस नॉन फाइनेंशियल, मतलब इसका सिंपली ये है कि डिसीजन लेने से पहले ये भी सोचना क्या रिस्क और आउटसोर्सिंग भी है, और नेक्स्ट भी हेडिंग एक देखें नेक्स्ट पेज पे शायद बेनिफिट्स भी हैं। रिस्क क्या है? सप्लायर में प्रोड्यूस आइटम ऑफ, मैंने अपने हाथ में जरा मेन वर्ड्स अंडरलाइन करें, कभी भी अगर रिवीजन करें तो जरूर एक एक मिनट स्टोरी पे लगना चाहिए। एक खतरा क्या रहता है, मेरे जैसे लोग जो होते हैं जब चीजें बेचना चाहते हैं तो पहली चीज जो दिखाते हैं ये वाली देंगे, तो आइडियल होती है, और अगर आप उसको देख के मुझे ऑर्डर दे बैठे तो बाद में भी अल्लाह करे आपको वैसी चीजें मैं दे दूं। तो ये डिसीजन लेने से पहले कि मुझे काम आपने देना है नहीं, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को जहन में रखें कि हो सकती है। इट मीन्स फिर मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाएं कि अगर मैंने गलत क्वालिटी की चीजें दी तो आप मुझे कोर्ट ले जा सकते हैं, मेरे से रिकवरी करा सकते हैं, अपना नुकसान करवा सकते हैं, नुकसान सॉरी रिकवर करवा सकते हैं। एक रिस्क क्या है कि उस तरह की क्वालिटी ना मिले जो आप खुद बना सकते हैं, हो सकता है सर। नंबर 2, सप्लायर में फेल टू मीट डिलीवरी डेट्स, टाइम पे चीजें ना दे सप्लायर, अब हमने उससे लेके आगे देनी है, अगर वो लेट कर रहा होगा हमारे भी कस्टमर के सामने गुडविल खराब होगी। एंड बायर may be dependent on the supplier to commit onward delivery to its buyer, समझे? इन केस ऑफ बाइंग अ कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल गाड़ियां बनाते हैं और आपने ये फैसला किया है कि जो टायर्स हैं इस गाड़ी के ये हम किसी से खरीद लेंगे बाहर से। अब जरा फैक्ट्री अपनी विजुलाइज करें, गाड़ी में खड़ी है मगर टायर नहीं है, बगैर टायर पे खड़ी है बेचारी, तब क्या होगा? तो इन केस एक तो है ना पूरी प्रोडक्ट ही सच खरीद के देनी है आपने, एक ये भी हो सकता है कुछ हिस्से आप बना रहे हैं और कुछ हिस्से आपने आउटसोर्स करते हैं। तो अगर कंपोनेंट आपने आउटसोर्स किया हुआ तो प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द एंड प्रोडक्ट में भी हेल्ड अप, इससे क्या होगा? वेरिएंसेस जरा ध्यान में लाएं, आइडल टाइम वेरिएंस आ सकते हैं। अब एम्प्लॉइज बेचारे इंतजार में है कि आएगा टायर तो हमने फिक्स करना, वो टायर ही नहीं आ रहा, तो वेरिएंसेस भी आएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पहला रिस्क क्या हो सकता है? लोअर क्वालिटी। नंबर 2 डिले इन मीटिंग डिलीवरी डेट्स, जिससे फिर हमें ऑनवर्ड्स डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगा, और अगर कोई कंपोनेंट है जो हम खरीदना चाह रहे थे और वो लेट है तो उससे हमें अपना प्रोडक्शन प्रोसेस हेल्ड अप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसकी वजह से हमें नुकसान आएंगे डेफिनेटली। उसके बाद अगर चीज लेट बनेगी फिर वो आगे भी लेट जाएगी। तो ये चीजें भी जहन में रखनी चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीजन कि किसको आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स करना है। ठीक है, फिर फवायद भी हो सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग। Outsourcing work will enable the management to focus all of this effort on those aspects of the operation the entity does best. लेकिन इंसान जो है हर चीज में जरूरी नहीं एक्सपर्ट ही हो। मतलब जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले गाड़ियों की एग्जांपल दी आपको, आप फॉर एग्जांपल ये समझते हैं कि टायर्स हम अच्छी क्वालिटी के नहीं बना सकते, तो फिर ये बेहतर नहीं है कि आप टायर्स आउटसोर्स करते हैं और उससे ले लें जो बेहतर बनाता है, उससे आपकी जो एंड प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनेंगी और फिर हाईएस्ट क्वालिटी की होंगी। तो आप आउटसोर्सिंग का फायदा फिर क्या हो सकता है? हम उधर एफर्ट करें जिसमें हम बेस्ट हैं, और जिसमें हम बेस्ट नहीं है वो आउटसोर्स कर दें, उससे क्या होगा? अल्टीमेटली जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो हाईएस्ट क्वालिटी की। तो एक फायदा ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कहा है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनाने में तो एक्सपर्टीज है, लेकिन कैश फ्लो आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो एक तो ये है कि खुद ही पंगा ले लें, एक ये है कि कैश फ्लो किसी को आउटसोर्स कर दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी क्वालिटी की मिलें। ठीक है, तो ये फायदा ही नुकसान है। क्या फायदा है सर? तो अंग्रेजी में बताएं थोड़ा सा, मेन वर्ड्स ढूंढ के, नहीं मतलब इसमें से कोई अच्छे से वर्ड्स जरा ढूंढ के आप भी हाईलाइट करें। फोकस द एफर्ट ऑन दैट एरिया विच इज ऑन विच एट विच एंटिटी इज एक्सपर्ट, जिसमें एंटिटी अच्छी है। यकीनन ये वर्ड जरूरी नहीं है एज इट इज रटा लगा जाए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस बना सके। फोकस द एफर्ट ऑन दैट वर्क in which entity is best. ठीक है,
The external supplier may have a specialist expertise which enable you to provide outsource product more. दूसरा फायदा ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से बनवा लेंगे तो वो जल्दी बना देगा और शायद पैसे भी कम लगाए. हम एक्सपर्ट नहीं है, टाइम भी मे भी वेस्ट करेंगे, रिसोर्स भी वेस्ट करेंगे, हमारा टाइम भी जाया हो रहा है, रिसोर्स भी, चीज भी महंगी बन रही है. एक और फायदा क्या हो सकता है कि हम जिस चीज को सही नहीं बना पा रहे उसे क्या करें, आउटसोर्स कर दें और शायद हमें वो चीज फिर कंपैरेटिवली सस्ती भी मिल जाए. और एफिशिएंट का मतलब है जल्दी भी मिल जाए, टाइम भी कम लगे. एफिशिएंसी है वेरी सेम. एफिशिएंसी, लेस टाइम. मोर एफिशिएंट मींस ज्यादा टाइम या कम टाइम. मोर एफिशिएंटली भी काम हो जाए, जल्दी भी हो जाए और शायद सस्ता भी हो जाए. एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 6. अब ये जो लिमिटिंग फैक्टर की हमने स्टोरीज पढ़ी हैं, इसके क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह और भी आएंगे. इन सिर्फ वाहिद डिसीजन नहीं है जो इस चैप्टर में हमें लेना. अभी तक हमने वैसे क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, एक एक्सरसाइज की तरह रिवीजन हो रहा. पेज नंबर 51 से शुरू करें. सबसे पहले हमने एक ये डिसीजन लिया था कि एक प्रोडक्ट को कब तक बनाते रहें जब तक उसकी कंट्रीब्यूशन पॉसिबल. पहला फैसला ये. फिर अगला ये था कि अगर लिमिटिंग फैक्टर बीच में आ जाए तो फिर उस प्रोडक्ट को पहले बनाएं विच हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. फिर बीच में ये चीज आ गई कि अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन आ जाए तो फिर रादर देन कंट्रीब्यूशन फिर सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर के बेस पर डिसीजन. फिर आखिरी चीज ये आई कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स आउटसोर्स हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, तो फिर मिक्स करके हमने डिसीजन ये लिया था जिन प्रोडक्ट्स आउटसोर्स नहीं कर सकते उनके लिए कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और जिनका आउटसोर्स कर सकते हैं उन्हें सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे फिर रैंक करके डिसीजन. ठीक है, तो यहाँ तक लिमिटिंग फैक्टर के डिसीजन हमने पढ़े. और फाइनली अभी हमने ये पढ़ा कि कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी जहन में रखना चाहिए आउटसोर्सिंग से पहले. अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 6. और किस किस तरह के डिसीजन हो सकते हैं, आए जरा आइडिया नहीं सवाल से. टॉय लिमिटेड इज एंगेज. आपका काम, प्लीज मैं शायद काफी अच्छे सब कह रहा हूँ, आपका काम सिर्फ काइंडली रोज का रोज साथ साथ चलना है. बहुत सारे काम हैं लेकिन आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पे अपनी एफर्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. टॉय लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट on the basis of past history. The management has estimated the cost of production per unit. अंडरलाइन किया कि नहीं सारी चीजें फॉलो. इस क्वेश्चन को करने के बाद, ये क्वेश्चन इटसेल्फ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद हम बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की पोजीशन में इंशाल्लाह आएंगे. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट में क्या क्या लिखा है, रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स तक लिखा हुआ है. इट मींस 600 इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. और रॉ मटेरियल पे आ रहे हैं 5 kgs एट द रेट ऑफ 10 hours at the rate of 25 per hour. Variable overheads 60% of the direct labor. Calculate करें तो 15 to 60%. In how many hours? 150. मुझे महसूस होता है अभी भी शायद हम फंसे हैं. और अगर चाहें तो पर आवर वेरिएबल ओवरहेड रेट आ सकता है, बताएं कितने? 15 पर आवर. Annual production requirement is 1 lakh. कितने यूनिट सालाना चाहिए? 1 लाख. The management has been deeply concerned with the performance of the labor as the employees have purchased the latest model of mobile. Sorry, you have to try it. As it has been witnessing various inefficiencies. Sorry. The Industrial Relationship Department has recently carried out a study under the guidance of a consultant. It has put forward a plan whereby the companies
वेज पॉलिसी इज टू बी रिवाइज्ड एट जी। क्या स्टोरी है? हम इसकी इनफिशिएंसी से बड़ा कंसर्न है और हमने फिर कोई कंसल्टेंट हायर किया, उसने एक स्टडी की है और उसने कुछ हमें वेज पॉलिसी रिवाइज करने का कहा। नंबर 1, रेट ऑफ वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय, अगर 100 रुपया पहले देते थे तो अब 112 देंगे यार, फिर 100 आना, फिर 100 ही आना। आज 100 कहां से आ गए? 12% है परसेंटेज से 100। वर्कर्स परफॉर्म द टास्क इन लेस देन द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 10 आवर्स पर यूनिट। वो एम्प्लॉय जो 10 आवर पर यूनिट से कम टाइम लगाएगा वुड बी गिवन अ प्रीमियम ऑफ 18 पर आवर सेव। अब यहाँ प्रीमियम का क्या मीनिंग हो सकता है? अब तो फिर ये तो शेयर प्रीमियम नहीं, बोनस टाइप कुछ है। हर वो एम्प्लॉय जो 10 घंटे से कम टाइम लगाएगा उसे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। बोनस करना या नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा देंगे। कितना? जितने वो घंटे बचाएगा उसका 18 रुपए, हर घंटे जितने वो घंटे बचाएगा उसके हर घंटे के 18 रुपए के हिसाब से पैसे। हमें क्या फायदा है? काम जल्दी हो जाएगा वो भी है, फिर डेफिनेटली ओवरहेड सेव होंगे। अगर फर्स्ट करें वो 9 घंटे में काम कर लेता तो ओवरहेड्स 1 घंटे के कम हो जाए। जी। The consultant is of the view that the following efficiencies can be brought about by introducing the above change. Following efficiencies can be brought about by introducing the above change. नंबर 1, फवायद। बिल्कुल ठीक। रॉ मटेरियल इनपुट कहीं ढूंढे, इनपुट पर यूनिट 5 kg पर यूनिट ढूंढ लें, पर यूनिट है 5 kg पर यूनिट। जहन में रख के जरा सेंटेंस पूरा करें। रॉ मटेरियल इनपुट केजीज इंक्लूड वेस्टेज ऑफ 7%। ना करिए, ये ना करेंगे, ये मैंने कर लिया, ये ना करेंगे। क्या 5 kg में 7% वेस्टेज शामिल है? कहाँ लिखा है? इंक्लूड वेस्टेज। तो क्यों वेस्टेज शामिल की हुई है यार? अगर वेस्टेज होनी है तो मजबूरी है कि इनपुट क्वांटिटी में वेस्टेज शामिल हो, मजबूरी है। अगर वेस्टेज नहीं होनी तो अब कितना इनपुट करेंगे? जितना रिक्वायर्ड होगा आउटपुट। पहले यहाँ 1 मिनट रुक के ठंडे दिल से दोबारा सोच। इफ देयर इज नो वेस्टेज एक्सपेक्टेड तो आप कितनी इनपुट करेंगे? जितनी रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायरमेंट है। एक वर्ड बार बार आना मैंने बोलना, ये रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या है उर्दू में? जितना चाहिए। आप कितनी इनपुट करेंगे? जितना मटेरियल चाहिए। लेकिन अगर वेस्टेज होनी है तो आपको रिक्वायरमेंट से ज्यादा इनपुट करनी पड़ेगी। क्यों? उसने वेस्ट हो जाना है, असल में जो चाहिए वो बाहर निकला। यहाँ पे याद आ रहा है क्वेश्चन इसी में, पेज नंबर ढूंढना था, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट टेबल 1.3 kgs और 1.5 kgs का सम करें जहन में 1.8 kgs। अब 0.1 पढ़े और 2 पढ़े नीचे। निकलना कितना है? निकलना कितना है, लेकिन लगाना कितना पड़ना है? उसमें से फिर क्या क्या होना है वो नीचे पढ़ने में, कुछ उड़ जाना है, कुछ रह जाना है। तो क्या इनपुट क्वांटिटी भी ज्यादा रखनी पड़ेगी? क्या इनपुट क्वांटिटी के अंदर वेस्टेज शामिल होगी? कितनी शामिल है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी शामिल है? 7 kg शामिल है, 7% शामिल। It would reduce to 0। एक सेकंड कैलकुलेटर पकड़ जरा। इससे कुछ नहीं करें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। 5 kg लिखें कैलकुलेटर में,
और मुझे ये बताएं कि असल में एक यूनिट को बनाने में केजी रिक्वायर्ड कितने, रिक्वायर्ड कितने हैं, लगाने कितने पड़ रहे हैं, 5। एक यूनिट को बनाने में असल में चाहिए कितने, सही कर रहे हैं आप, बिलीव योर आइज। डेफिनेटली ये भी किया जा सकता है, 5 लिखें, 5.37 चाहिए, 5.35 चाहिए। तो बेटा ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, और 5 चाहिए, सवाल बदल लिया है, और 5 चाहिए, 5 लगाने, 5 इनपुट है, ढूंढे 5 इनपुट है, क्या इसमें वेस्टेज शामिल है? तो 5.35 लगाएंगे। 5 केजी इनपुट है, इस समय से ना करें, इस तरह जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे, करना तो पड़ना है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है इस वक्त। इसका 7% करना। ये क्या है, ये क्या है, ये वेस्टेज है। तो असल में एक यूनिट को बनाने में 4.65 केजी से, लेट्स अज्यूम वेस्टेज 0 हो जाए, तो आप कितने केजी इनपुट करेंगे? फिलहाल 5 केजी क्यों इनपुट करी जा रही? अब फिर मसला वही हुआ है, कोई 107 पे पहुंच गया है, तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, कोई कहाँ पहुंच गया। पहले 7% का एक फैसला करें यार। 7% मैथमेटिकली मतलब है 7/200, 500, 700, 107। प्लीज 7/100, ये फाइनल है। क्या 100 है तो क्या 7 है? इनपुट 100 है तो वैसे 7 है, तो आउटपुट 107 है। जब इनपुट ही 100 है तो माइनस करके ना आना इसने आउटपुट ने, या प्लस करके आना, तो इसका भी किया जा सकता था, सही था। परसेंटेज में अगर सोचें तो हाउ मच इज द इनपुट 100, हाउ मच इज द वेस्टेज 7, व्हाट शुड बी द आउटपुट 93। क्या लॉस ने लेस होना? तब इनपुट क्वांटिटी कितनी की बने सवाल में? आउटपुट क्वांटिटी हो, इनपुट क्वांटिटी, तो 5 लिखे कैलकुलेटर में। अच्छा में जब भी आप कभी परसेंटेज डायरेक्टली निकालते हैं तो आप ये भूल जाते हैं बस ये डिवाइड बाय 100 ऑटोमेटिक है, तो 5 डिवाइड बाय 100 इनटू 7 करेंगे, तो ये वही है, बस ये भूलना नहीं। आप जब भी 7% सीधा किया तो डिवाइड बाय 100 किया आपने, और 5 डिवाइड बाय 100 इनटू ऑब्वियसली 93 किया जा सकता है, 4.65। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 4.65। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? अब अगर इट वुड रिड्यूस टू 3%, फर्ज करें 3% की जगह लिखा होता, इट वुड रिड्यूस टू 0%। नहीं एक मिनट है देना यार, एक मिनट है। It would reduce to 0%. क्या would reduce to 0%? Wasted would reduce to 0%. सेम डाटा। अब बताएं हम कितना इनपुट करते हैं? नहीं वो परसेंटेज छोड़ दें, परसेंटेज बिल्कुल ही छोड़ दें, फॉरगेट अबाउट परसेंटेज, लुक एट द फिगर्स। मुझे बताएं हम कितनी क्वांटिटी अब इनपुट करते हैं? 5। फायदा उससे क्या अगर वेस्टेज खत्म होगी? हमें असल में रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायर्ड यूज कितना करना पड़ना है? एक वर्ड है यूज, एक वर्ड है रिक्वायर्ड, इनका मीनिंग सेम है। यस अगर लॉस नहीं हो, आप कितना इस्तेमाल करेंगे जितना चाहिए। ये यूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी उर्दू में क्या कहते हैं? इस्तेमाल। और रिक्वायर्ड को उर्दू में चाहिए। आप कितनी चीजें इस्तेमाल करेंगे जितनी चाहिए।
आप कितना खाना इस्तेमाल करेंगे? जितना चाहिए। अपने इस्तेमाल में कितना खाना लेके आएंगे आप? जितना चाहिए। उसको छोड़ दें, वापस दे रहा हूं। हमें असूलन कितने केजीज इस्तेमाल करने चाहिए? अगर वेस्टेज नहीं है तो हमें चाहिए कितने? क्या ये जो फिगर है 4.65 ये कांस्टेंट है? 4.65 क्या ये हमें चाहिए? फॉरगेट, छोड़ दें, सभी लिखना छोड़ दें। क्या वो 4.65 इन द रिवाइज सिचुएशन भी चाहिए? चाहिए। और अगर लॉस 0 है तो क्या इस्तेमाल भी उतना ही करना पड़ेगा? इस्तेमाल भी उतना ही। तो इसे मैंने एज इट इज क्यों लिख दिए? क्योंकि वेस्टेज नहीं बनी बात। अगर सपोज वेस्टेज है तो सोच के दोबारा अगर वेस्टेज है तो इस इनपुट क्वांटिटी ज्यादा है या रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज्यादा है? फर्स्ट करें लॉस गायब है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? इवन देन क्या कांस्टेंट रहेगा? 5 तो कांस्टेंट, उसका फायदा नहीं है, इससे बेहतर इनपुट ना वेस्टेज ना ही खत्म हो। अगर ये 5 खत्म एज इट इज रहना तो इसके अंदर तो वेस्टेज शामिल है। क्या ये 5 रह जाएगा? ये 5 रह जाएगा। इस 5 में तो वेस्टेज है। और अगर वेस्टेज 0 है तो बताएं बस हम कितना ही इनपुट करेंगे? जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमें चाहिए। तो ये क्वांटिटी एज इट इज इनपुट हो गई क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान फिर कोई वेस्टेज नहीं है और जितना हमें चाहिए वही बाहर आ जाएगा। अजम्ड है भी? अजम्ड है सर? लेकिन अब आ जाए जो क्वेश्चन में लिखा हो, इट वुड रिड्यूस टू 3%। सबसे पहले तो 3% हो जाएगा ना 3% का मतलब 3/100 बताएं क्या इनपुट 397। अब 97 क्यों होगी? परसेंटेज चेंज हुई, परसेंटेजेस में फिगर बदल गई। अब बताएं इनमें से हमारे पास 100 अवेलेबल है या 97 अवेलेबल है या 3 अवेलेबल है इस रिवाइज सिचुएशन में? नहीं वो छोड़ दें, नहीं अब वो 90 थी, वो देखिए परसेंटेज में था यार। हमें क्या पता है कि इसने एज इट इज रहना, लेकिन क्या रिवाइज सिचुएशन में इस 4.65 ने 97% होना? क्यों? क्योंकि वेस्टेज की परसेंटेज कम हो गई। नहीं हम सर हम उसे कुछ भी ट्रीट नहीं कर रहे, हम 4.65 को रिक्वायर्ड ट्रीट कर रहे हैं। इज इट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी? क्या इन द रिवाइज सिचुएशन रिवाइज्ड क्वांटिटी इज 97% ऑफ इनपुट? क्या इन द ओरिजिनल सिचुएशन required quantity is 93% of the input? In the original situation, this required quantity of 4.65 is how much percent of the input? मुश्किल हो जाएगा इस तरह। अगर जैसे पहले मुझे बताइए, मेरी पहले डायग्राम सही है ये वाली? ये किस सिचुएशन में? ओरिजिनल सिचुएशन, ये है ओरिजिनल सिचुएशन। ओरिजिनल सिचुएशन व्हाट इज द इनपुट क्वांटिटी? 5। हाउ मच इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी? हमें कितना इस्तेमाल करके कितना रिक्वायर्ड बचाना पड़ेगा? 5 इस्तेमाल करके 4.65 रिक्वायर्ड बचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैसे 7%। अब हम ये शायद देखना चाहते हैं कि रिवाइज सिचुएशन में हमें कितना इस्तेमाल करके रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। बोल देंगे सेंटेंस क्या बोला मैंने? कभी इत्तेफाक हुआ कोई दर्जी से कुछ शर्ट वगैरह सिलवाने का, आप उसे कुछ मीटर क्लॉथ देते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ कटिंग वुटिंग होती है, इधर उधर निकल जाता है, तो क्या फिर जो रिक्वायर्ड होता है वो बच जाता है? क्या इस्तेमाल ज्यादा होता है? क्यों? क्योंकि कुछ वेस्टेज होनी होती है। फर्स्ट करें कुछ ज्यादा साहब एक्सपर्ट है, कुछ साहब जरा ज्यादा एक्सपर्ट है अपने इस काम में, तो अगर वो वेस्टेज कम हो जाएगी उनकी
तो क्या रिक्वायर्ड कम हो जाएगा या इस्तेमाल कम हो जाएगा? देखिए अगर फर्स्ट एक शर्ट ने 3 मीटर में सिलना है तो आपका साइज वही है, चाहे कोई जितना मर्जी एक्सपर्ट आ जाए वो 2.5 में सी देगा। नहीं पहले ठंडे से सोचो, अगर फॉर एग्जांपल किसी एक शर्ट ने फाइनली 3 मीटर्स में सिलना है, 3 मीटर्स रिक्वायर्ड है आपके नाप के मुताबिक, तो कोई मेरे जैसा अगर अनएक्सपर्ट है वो शायद 4 मीटर इस्तेमाल करके 1 मीटर को जाया करके 3 निकाले, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है वो क्या करेगा? क्या 3 मीटर से कम में सी देगा? तो फिर किसी बच्चे की हो जाएगी। वो क्या करेगा? क्या कम इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल कम करेगा या रिक्वायर्ड कम कर देगा? इस्तेमाल कम कर देगा क्योंकि उसकी वेस्टेज कम हो जाएगी। तो इन द रिवाइज सिचुएशन 5 बदल जाएगा अगर लॉस चेंज हो रहा है, या 4.65 बदल जाएगा? 4.65 क्यों नहीं बदलेगा? नहीं सर, तो विदाउट एनी लॉस है, पहले ये भी 4.65 में अब लॉस जीरो है, लॉस जीरो है, ये असल में हमें चाहिए। तो अगर लॉस बिल्कुल ही जीरो हो जाता तो हम 4.65 को ही इस्तेमाल करके रिक्वायर्ड तक पहुंच जाते। लेकिन अभी भी रिक्वायर्ड कितना? 4.65, लेकिन क्या इस रिक्वायरमेंट के लिए अब यूजेज कम हो जाएगा? क्यों? उनके बेसिस रिड्यूस हो। 5 बदलेगा या 4.65? जी मतलब नहीं, मतलब पहले अभी इस फिगर्स का एंगल सोच रहे थे ना, 5 में कोई कमी आएगी या ज्यादा बल्कि आएगी? ये अगर लॉस कम हो रहा है तो 5 बदल जाएगा या 4.65 बदल? तो 4.65 अभी भी हमें चाहिए, लेकिन वो रिवाइज परसेंटेजेस के मुताबिक 7% ऑफ इनपुट हो रहा है। परसेंटेजेस बदलने से, क्वांटिटीज नहीं, परसेंटेजेस बदलने से, वेस्टेज की परसेंटेजेस रिवाइज होने से क्या चीज अभी भी अनचेंज है, लेकिन अब वो जो फिगर है वो 97% ऑफ इनपुट। तो आप बता दें फाइनली 4.65 में कहां लिखूं? मैं 5 कहां लिखूं? रिवाइज सिचुएशन 5 शायद हमें फाइंड आउट करना है कि 5 की जगह आप क्या होंगे। नहीं वो तो हम निकाल लेंगे, अगर हम पहले ये डिसीजन अजम डालिए प्लीज। बाकी कैलकुलेटर का काम है, यही थोड़ी सी वर्किंग करें, बाकी फिर रजिस्टर पे सॉल्व करें। हाँ जी, ओरिजिनल रिवाइज करेंगे सर। पेज के नीचे जगह है मेरे ख्याल थोड़ा सा है, नहीं है, साथ बना ले थोड़ा सा भी बनाते हैं सॉल्व कर। रजिस्टर पे रहने दें, रजिस्टर पे भी दोबारा डिटेल में लिखते हैं। ये बेटा फिगर आ जाएगी, फिगर आना इशू नहीं है, फिगर तो फिर कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगी। द ओनली इशू इज कि कहाँ है क्या नहीं। छोटा सा जरूरी काम है। ये नोटेड है सर, जी मुकम्मल क्लियर हो गई। बाकी डेफिनेटली बेटा 4.65 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 97 into 100 से क्या मिल जाएगा? नहीं क्या मिल जाएगा? इनपुट क्वांटिटी को मिल जाएगा 4.79 समथिंग आ रहा होगा, तो वो मिल जाएगा। अब एक सेकंड, 4.79 आगे निकाल कर लें कैलकुलेटर। 4.79 को 3% से जरब दें सर प्लीज सर, ये दो पे एक दफा इसमें से ये क्वेश्चन निकालना, इसमें सिर्फ स्पेसिंग सही करनी है, वाइस पेन का सब तो ये ऊपर नीचे सेट कर 1 2 कर, तो ये मेरे दिखाना इसमें उसके अंदर करेक्शंस करनी है। वेट करो जी सर, 4.67 डिवाइडेड बाय 97 into 100 के बाद 4.79 समथिंग आंसर आया, इनटू 3% जब आपने किया
तो क्या फाइनली फिगर्स मैच कर देंगे? ये क्या निकला? वेस्टेज निकली। और 4.79 से माइनस करके देखा 4.65 आ जाएगा। आ जाएगा सर। लेकिन वंस अगेन जब 3% आपने किया तो भूले नहीं, आपने बेसिकली क्या किया, अब 4.79 हो गया। तो 4.79 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 करेंगे। 3% जब आपने किया तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइड बाय 100 हो गया है। तो अब वो 100 क्यों है? वो 100 क्यों? अब 4.79 100 था या 4.65 100? तो फिर वो 100 है, लेकिन डेफिनेटली जब वो 100 हो गया तो सीधा हम 3% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली से डिवाइड बाय 100 कर दें। क्लियर है? प्लीज क्लियर है सर? आगे बढ़े सर, पहले जरा क्वेश्चन कंप्लीट करना। 70% of the workers 70% of the workers would work more efficiently and improve their efficiency by सारे वर्कर या 70% वर्कर? तो 100 में से जो 70 वर्कर होंगे वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लेंगे और अपना काम अगर 100 घंटों में करते थे तो अब 80 में करेंगे। कमाल है, 80 में आ गए। इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर इम्प्रूव हो रही होगी तो इसका मतलब आज बढ़े होंगे सर, बढ़े होंगे सर। 100 में से 70 वर्कर एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे और अपना काम अगर 100 घंटों में करते थे तो 80 में करेंगे। अब आपको ये पता है, ऊपर डेटा अवेलेबल है कि पहले एक वर्कर कितने आवर्स में काम कर रहा था, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लग रहे थे, तो 70% जो वर्कर है वो फिर 8 घंटे में काम करते हैं। और फिर बीच में ये भी आया था कि जो वर्कर कम घंटे लगाएगा उससे आपने एक प्रीमियम सॉर्ट ऑफ भी कर लेंगे वर्किंग से इंशाल्लाह कोई इशू नहीं। नेक्स्ट लाइन, ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय, सॉरी रिड्यूस्ड टू, पहले कितने थे? 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। अब वो क्या कहता है? ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस्ड टू 55% ऑफ व्हाट रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, और लेकिन उसमें क्या शामिल भी रखना, प्रीमियम। लास्ट एक और जंग, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन विल इंप्रूव and the rate of rejection will be reduced from 4% to 3%। बस रुक जाइए। क्या एग्जिस्टिंग सिनेरियो में कोई रिजेक्शन है? सर जी है। अगर 100 यूनिट्स बनाना शुरू करते थे तो 96 बाहर सही निकलते थे, फिर मुझे 100 पता चल गया। व्हाट इज 4%? अगर लॉस 0, रिजेक्शन भी यहां 0, तो आप जितने यूनिट्स बनाना शुरू करेंगे क्या उतने ही अल्हम्दुलिल्लाह सही बन के बाहर निकल आएंगे? सिचुएशन क्या है? 4% पहले रिजेक्शन थी, तो वंस अगेन इस पहले 4% को फाइनल करें। एक ऊपर ढूंढने जरा लाख यूनिट्स कहीं दिए। अच्छा, अब अलग अलग चीजें मिक्स ना कर लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लग रहा है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को महसूस हो रही है। वो पहली वेस्टेज किसकी आई है? वो रॉ मटेरियल के एंगल से। अब ये किसकी रिजेक्शन की बात हो रही है? पढ़ के देखो, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स रिजेक्शंस हो रही हैं सर। तो 1 लाख यूनिट्स ढूंढने की प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, क्या लाख चाहिए? क्या लाख ही चाहिए सर? कहाँ लिखा चाहिए? नहीं चाहिए तो कहीं नहीं लिखा हो, चाहिए मैंने अपनी तरफ से लगा दी। क्या ये लाख यूनिट्स चाहिए? क्या बनाने ज्यादा पड़ेंगे? बनाने ज्यादा पड़ेंगे, फिर रिजेक्शन के बाद लाख बचेंगे। क्या लाख शुरू करेंगे तो लाख ही बन जाएंगे? ये ना कर, तेरी मेहरबानी, बाकी कर ले। जी सर जी, एक और बॉक्स बनाते हैं। छोड़ दे, पहले 4% को एक्सप्लेन करा दूंगा। अब प्लीज ज्यादा अच्छी कोशिश होनी चाहिए, जो बात थी शायद उसने रिपीट होना। 4/100 है।
जी सर, आप इस तरह करें, ऊपर डाटा देखें लाख यूनिट्स का, पहले वो मुझे बता दें, बाकी 4% को डिसाइड कर लेते हैं। 4 जो लाख यूनिट्स हैं, बताएं मैं अपने बॉक्स से पहले लिखूं, मैं बॉक्स से पहले और बॉक्स के बाद एज इट इज कब लिखता, अगर रिजेक्शन 0 होती तब बॉक्स से मैं लिख लेता हूं पहले, अगर रिजेक्शन है तो लाख अगर मैंने पहले लिख दिए तो कुछ रिजेक्ट होंगे और ज्यादा बाहर निकल आएंगे। क्या लाख चाहिए तो लाख बचाने हैं, सही बनाने हैं जगह, तो कहाँ होने चाहिए लाख। अब ये बॉक्स इन सेंस ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब ये बॉक्स बनाना खास करके क्या है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें प्रोसेसिंग के बाद वो यूनिट्स बाहर निकल ये लाख, पहले तो ये फैसला करिए लाख डन है, लाख डन है सर। अब आ रहे परसेंटेजेस, 4% मैथमेटिकली मींस 4/100 बताएं क्या, ऐसे ही होता है 100 4 104 90 बनाए आराम से सोच के, नहीं वो इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं, वो कोई भी इशू नहीं है। तो प्लीज क्या होता है, बचपन याद करें, बचपन, ये तो ना कर सको, बचपन से बात हो रही है, क्या ये आउटपुट का भी हो सकता है। भागते जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढने जरा सीवीपी का। अब डेजी किया हुआ आप लोगों ने, डेजी डेजी डेजी, अल्लाह का शुक्र मुझे सारे याद है, लेकिन ये आप किए होने चाहिए, ये ना उसी में कोई सवाल पूछा हम अभी रहता है, बस यही रहता है। सीवीपी का क्वेश्चन नंबर 2 आइडियल, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 सब पेज नंबर बताइए। इसमें एक बाय प्रोडक्ट की स्टोरी में वो बात आई थी जो भी भाई ने की है, पॉइंट नंबर है 3, refining would cause an estimated loss of 2% ऑफ, ये भी हो सकता है, क्या ये परसेंटेज ऑफ लॉस आउटपुट के एंगल से भी हो सकती है, यकीनन हो सकती है। फिर 100 क्या है, फिर 100 क्या है, फिर वेस्टेज अगर 2 है तो इनपुट 102, लेकिन अगर क्वेश्चन में ना बताया तो इनपुट 100 कहां से बात शुरू हुई है, प्रोसेस कॉस्टिंग। एक और सवाल भी अब कर चुके हैं, डेजी में भी ये प्रॉब्लम आ चुका है 6% ऑफ आउटपुट, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो बोलने चले बात हो रही है दोबारा, नहीं इनपुट, परसेंटेज ऑफ लॉस इज ऑन द बेस ऑफ इनपुट, सिर्फ इनपुट। डन है सर, इस वक्त क्लियर है प्लीज। इट मींस इन ओरिजिनल सिचुएशन ऑफ कैलकुलेटर है 1 लाख डिवाइडेड बाय 96 into 100, ये ठीक है, ये तो हजम है ना। जब यहाँ तक आ जाता हूँ फिर मैं अज्यूम करता हूँ कि अब आपको इतना तो याद है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय। जी सर, आंसर 104 167, इतने यूनिट स्टार्ट करेंगे, इतने यूनिट्स पे खर्चा करेंगे तो फिर कितने यूनिट्स बाहर निकलेंगे। अब इसका अगर आप 4% करें तो आपके सामने फिगर्स यू कैन फाइंड, तो रिवर्स आना पड़ रहा है, रिक्वायरमेंट दी हुई है, हजम है। रिवाइज सिचुएशन में बस 1 मिनट ज्यादा नहीं लगाना, टाइम कम हो रहा है। रिवाइज सिचुएशन में 4 to 3%,
नहीं, एक सेकंड। सबसे पहला फैसला फिर वही है, छोड़ दें, पहला एक फैसला करना, बाकी कीजिएगा। सबसे पहले मुझे ये बता दें, इस रिवाइज सिचुएशन में लाख सेम रहना है या 104 167 सेम रहना है? रिक्वायरमेंट सेम। तो कहां सेम है? रिक्वायरमेंट। परसेंटेजेस बदल गई हैं। अब परसेंटेजेस कैसे लिखूं? 100 3। बताएं अब इस रिवाइज सिचुएशन में कितने यूनिट्स पे खर्चा करना पड़ेगा? 100,000 डिवाइड बाय, ठीक है, 100,000 डिवाइड बाय 97 इंटू 100। ये सारी वर्किंग्स ना मैंने कहा आपको किताब पे इसलिए लिखी होनी चाहिए, मुझे बड़ी दफा आपको याद करवाना पड़ना। वहां देखें क्या हुआ है, वहां देखें क्या हुआ है, तो वहां देखेंगे मतलब फिर पेज पे ही हुआ तो बेहतर है। तो आंसर फाइनली बताएगा 103,093। क्या रिवाइज सिचुएशन में 1,03,093 यूनिट्स पे अगर खर्चा किया जाए तो 3% वेस्टेज हो गए, लाख बच जाएंगे। आखिरी सेंटेंस पढ़ लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके बेटा? यहाँ और ये एक आखिरी चीज आ गई, ये कर लिए, बाप हिम्मत करते हैं। क्या रिजेक्टेड यूनिट्स की कोई रिकवरी वैल्यू भी है? इसका क्या करेंगे? अरे बल्कि सॉरी, मेरी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट डिटरमिन वेदर it would be beneficial to the company to adopt the wage plan recommended by industrial relationship department। क्या बताना जी आपने? एक वेज प्लान रिकमेंड हुआ है, क्या वो अडॉप्ट करना चाहिए? ये आपने फैसला करना है। डेटा पढ़े, आपकी हेल्प करें, कैसे ये फैसला हो सकता है? फैक्ट्री अपनी समझे, बिजनेस अपना समझे, बताएं आप इस फैसले तक कैसे पहुंचेंगे? एक वर्किंग किस सिनेरियो में करनी पड़नी है? ओरिजिनल सिचुएशन में क्या हालात हैं और क्या डिटरमिन करना चाहिए? प्रॉफिट, ठीक है। और फिर एक रिवाइज सिचुएशन में प्रॉफिट, और अगर रिवाइज सिचुएशन में प्रॉफिट ज्यादा है तो अडॉप्ट कर लें, वरना अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डाटा देखें, प्रॉफिट तक अगर पहुंचना था तो सेल प्राइस नहीं, कंट्रीब्यूशन वो कैसे आती है? वो भी तो सेल प्राइस से ही आती है। नहीं मीन्स टू से मतलब प्रॉफिटेबिलिटी शायद से ज्यादा बेहतर था, लेकिन सेल प्राइसेस अगर नहीं है तो कंट्रीब्यूशन तक कैसे पहुंचे? वो भी तो सेल प्राइस से शुरू करना। सेकंड ये भी तो हो सकता है ना कि हम खर्चे कंपेयर कर रहे हैं और जिस सिचुएशन में खर्चा ज्यादा है उसे रिजेक्ट करें। तो यकीनन अगर इंफॉर्मेशन हो तो शायद सेल प्राइस ज्यादा बेहतर है, प्रॉफिट्स तक आ जाए, कंट्रीब्यूशन तक आ जाए। लेकिन जहां अगर सेल प्राइस अवेलेबल नहीं है तो अब किस बेस पर डिसीजन लेना कि किस सिचुएशन में कॉस्ट कम है, और जहां कॉस्ट कम है वो फिर बेनिफिशियल। ठीक है, ठीक है सर, तो आइए रजिस्टर खोल लीजिए। हर गुजरते दिन के साथ जब आप घर में काम कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको पिछली चीजें आसान लगनी चाहिए। मींस जितना टाइम पहले लगा उससे कम अगर टाइम लग रहा फिर हमारी मूवमेंट हो रही है, तो है कोई ऐसा जिसे ये तफाक होता हो? कि पिछला तो यार सिंपल ही था। तो हर गुजरते दिन के साथ अगला काम आपको एक नया चैलेंज महसूस जरूर होना चाहिए, होगा, लेकिन पिछले काम कंपैरेटिवली आसान महसूस होते जाने का मतलब ये होगा कि हम राइट ट्रैक पे हैं। और अगर पिछला खोलें और ये भी हो सकता है जहन में आ जाए तो फिर जाती है। क्या वो तो नहीं हो सकता ना सर? जी सर, जी आ जाए, शुरू करें, हेडिंग बनवाएंगे। बेस्ट हेडिंग टॉय लिमिटेड, जी बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स टॉय लिमिटेड
ओरिजिनल सिचुएशन। अच्छा, काफी सारी वर्किंग होगी नहीं है जी, 80% सर जी, टू मच सही है। ओरिजिनल सिचुएशन में बताएं कहां से शुरू करना। अच्छा, हो सकता है अभी अब करवा सकते हैं, नहीं कुछ और सोचना पड़ा, रिलैक्स होकर ओरिजिनल सिचुएशन सारी देखिए। नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स ही तो मेरे ख्याल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ओरिजिनल सिचुएशन में बनाना क्या है? यूनिट्स बनाने, कितने बनाने? 1 लाख बनाने हैं, बनाने तो 1 लाख ही, लेकिन 1 लाख बनाने के लिए खर्चा कितने यूनिट्स पे करना पड़ता है? 104 167। ये बात जरा अब इस वक्त आफ्टर ऑल द डिस्कशन इतनी मुश्किल नहीं रही, ये यूनिट्स प्रोड्यूस करने ओरिजिनल सिचुएशन में ढूंढने कहीं 600। अब यकीन अलग अलग भी किया जा सकता है, क्या मल्टीप्लाइड बाय 600 सीधा कर सकता हूं मैं? ये क्या आ जाएगा इससे? सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। हाँ जी, सारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी जो हमें डाटा में गिवन नहीं। ये हाँ जी, नहीं 1 लाख लूं या 1,04,167 लूं? 1 लाख ही बचने हैं, लेकिन इतने बनाने पड़ने हैं ऐसे ही जी। इज इक्वल टू बड़ी बड़ी फिगर्स आएंगी, 62.5 मिलियन भी, इससे भी ज्यादा ही आ रहा। नहीं सर, ना करें सर, ये सारी एक्सपेक्टेशंस है। अभी हम डिसीजन ले रहे हैं, ये ले लिया है तो एक्सपेक्टेशंस के बेस पे 62 पॉइंट सॉरी 62 पॉइंट 6 तो 500 1 मिनट पूरा बात है, फिर बाद में लिखिएगा। ये क्या आ गया? हाँ, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया बेस्ड ऑन दिस डाटा ओरिजिनल सिचुएशन। लेकिन लास्ट लाइन में जाए, लेस रिकवरी वैल्यू भी है, कैसे करूं? हाँ जी, कितने यूनिट्स रिजेक्ट होने? 4167। और एक यूनिट की रिजेक्शन कितने रुपीस की? 150। आंसर 625050। So what is the net manufacturing cost in this story? 61 assumed लिखिए। अब डेफिनेटली इसे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लिख के किया जा सकता है। चला नेक्स्ट हेडिंग, revised situation by the adoption of wage plan। नहीं, अब 600 में मसला है, डायरेक्टली 600 अब शायद नहीं हो सकेगा। अब इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में वेरिएशन आनी, तो अब ये अलग अलग करना पड़ेगा। टेस्ट लेता हूँ जी। रेडी है सर? स्टार्ट लें सर। मेरा ख्याल है पहले करवा दें, आप घर से कीजिएगा इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आप उसे फुल एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह जाकर। तो अब ये जरा कंप्लीट करो, पहले लाइन लिखवा दें।
अब एक सजेशन यही है कि 600 को सीधा ही कुछ करना है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, हर जो मटेरियल में कुछ और है, कुछ लेबर में कुछ और है, वेरिएबल अलग अलग करना पड़ता है। तो आज फोकस जस्ट ऑन मटेरियल इन द रिवाइज सिचुएशन। अपने ही लिख रहे हैं, स्टार्ट करवाएं। कितने यूनिट्स की अब गेम है ये? 103093 यूनिट्स की अब ये गेम, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, अब 5 लिखूं या 4.79 लिखूं? अब आपने वर्किंग्स की नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले देख रहा हूं। 4.65 लिखूं या वो चाहिए वो यार, चाहिए वो देख, क्या इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा? सबको पता क्या लूं? 4.79। यहां तक क्या आएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड के केजीज इन द रिवाइज सिचुएशन। इतना मटेरियल इस्तेमाल्ड हो, सॉरी मैंने जरा पास्ट टेंस में करने की कोशिश की, यूज्ड होगा। यूज से मजा नहीं आ रहा वैसे, इस्तेमाल से मेरा ख्याल गेम बनी है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ये है केजीज मल्टीप्लाई करवाएं। एक केजी कितने का है? वो तो ओरिजिनल सिचुएशन में, क्या उस प्राइस में कोई कमी बेशी तो नहीं है? तो वो 40 है। अब लिखें सॉल्व करो। वन 769, ठीक है, सॉरी दोबारा 19 सॉरी 7526 जी। मौसम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी सजेशन ये होगी कि आपकी बिल्कुल सही सजेशन है, प्लीज करके देखिएगा, आपका मेरा आंसर सेम है। ये आपने करना जरूर हो जाए, लेकिन सही एफर्ट होनी चाहिए। फिर अब इसमें कोई ये ना हो कि गैर संजीदा एफर्ट हो, फुल एफर्ट कीजिएगा। जी डी आगे क्या करना है? डायरेक्ट लेबर। देखिए मेरा ख्याल इस वक्त मेरे साथ ही करें, बाद में फिर आफ्टर द क्लास दोबारा कीजिएगा। इस वक्त कम से कम मेरे साथ ये जरूर देख लीजिएगा, ये ना हो ये देखे ना वो करे ना। जी सर जी, डायरेक्ट लेबर की गेम शुरू होगी। ढूंढने जरा डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स रेलेवेंट इस वक्त। नीचे वाला पॉइंट 2 भी है, हाँ जी, बल्कि ऊपर वाले पहले वेज रेट में इजाफा है, प्रीमियम सेव है, तो स्टोरी जरा समझने वाली है। देखें बोर्ड पर, देखिए यूनिट्स कितने बनाने हैं? 103093। एक यूनिट को टाइम चाहिए कितना था? रिलैक्स रहें, कुछ ना करें। मैंने इंटू 10 किया तो ये सारे यूनिट्स का रिवाइज टाइम आ गया, इग्नोरिंग एनी टाइम सेव्ड। सही। लेकिन अब पॉइंट नंबर 2 देखें। 30% वर्कर्स अपना टाइम नहीं बचाएंगे, तो मैंने आपसे पूछे बगैर इंटू 30% कर दिया। ये वो टाइम आ जाएगा जो एज इट इज अनचेंज। 103 इंटू 93 093 सॉरी इंटू 10 करके इंटू 70% करके वो टाइम आ जाएगा जो 70% वर्कर्स का है, लेकिन अभी विदाउट एनी एफिशिएंसी है। पॉइंट नंबर 2 देखें, मैंने सिर्फ कौन सा 70% किया? ये 70% वर्कर्स का टाइम निकाला, 70% वर्कर्स का, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय इस टाइम ने रिड्यूस होना। वो तो कहता है इंप्रूव होना है यार, इंप्रूव होना है साहब, तो इंटू 80% कहां से बीच में आ गए? 20% एफिशिएंसी आ गई, तो 0.8। और इसको सम करके हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड टाइम। आई सजेस्ट विदाउट लुकिंग एट द बोर्ड, खुद से जरा सोच के लिखें। जो मुझे करवाया है वो एक दफा दोबारा क्वेश्चन देख के लिखें। यार ज्यादा टाइम लगाना पड़ना ना, इसमें से रिजेक्शन है। अगर 1 लाख बनाने हैं तो
और 1 लाख तो बचा टोटल रिक्वायर्ड है, तो रिजेक्शन ना होती तो फिर तो लाख यूनिट्स पे मटेरियल लगाते, लाख पे लेबर लगाते, तब हमें खर्चा ज्यादा पे करना पड़ना है, लेकिन इसमें से 3093 ने रिजेक्ट हो जाए इस रिवाइज सिचुएशन, हमें ज्यादा यूनिट्स पे मेन काम करना पड़ना है क्योंकि रिजेक्शन नहीं। टाइम आया 309 279 एक मिनट हम मारेंगे यहाँ से। हाँ जी, उसका मैंने इसलिए इंटू 10 की 30% वर्कर्स ने, इसका मतलब अपने काम एफिशिएंटली नहीं करना, तो वो वही लगाएंगे जो लगाएंगे इंटू 10 मैंने ओरिजिनल डाटा से लिया नहीं, ठीक है ये समझ आ गया बेटा। और सम कीजिएगा 886600। व्हाट इज दिस? hours required to produce 103093 units in the revised situation। नहीं अभी शायद एक काम रहता है, अब ये आवर्स जो है इनको मल्टीप्लाई होना चाहिए रेट ऑफ एज से। अच्छा हाँ ठीक, ये इकट्ठे यहाँ तक, अभी ये सिर्फ घंटे आए हैं प्लीज, अब घंटों की कॉस्ट निकालनी है, आज हिम्मत करना। व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर लेबर? 25 रुपए पर लेबर आवर। क्या उसमें कोई वेरिएशन आनी है सर? इंटू 25 इंटू हिम्मत 1.12। कंफर्टेबल है ये बातें? 1.12 ये कहां से आ गया 12? 12% वेज रेट में इजाफा इंटू डेफिनेटली 112% है ये ना कीजिएगा करने में साथ यकीनन ऊपर जहां मैंने 0.8 लिया है 80 लिया है, ये 0.8 लिखा जा सकता है, 0.7 0.3 112% लिखे, मुझे कोई इतराज नहीं। 112% डिवाइड बाय 100 होके 1.12 बनता है। करके देखें 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 बार बार कर लें, इसको ना कंफ्यूज करें, खत्म करिए बात। ये 25 मिल गया सबको? 25 ओरिजिनल रेट एंड effect of increase was 12%, so is equal to finally answer is 24824 what is this finally? हाँ जी, total direct labor cost definitely without any ignoring any premium। मुझे हरगिज़ इतराज नहीं होगा अगर आप करेंगे तो, लेकिन आप करेंगे ऑफ कोर्स वो मल्टीप्लाई यूनिट से हो रहा है, तो अगर वो यूनिट्स इग्नोर कर दिए जाए तो रिवाइज रेट निकला, करके देखिए। यहाँ तक हजम जी, हजम सर, लेकिन पॉइंट एक 2 भी है, वर्कर्स को जो 18 रुपए पर आवर देने हैं, वो किसके देने हैं? हिम्मत 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 ढूंढे ढूंढे पॉइंट पर सेव्ड आवर्स निकालने हैं, अब हमने सेव्ड आवर्स निकालने, और मेरा ख्याल आराम से निकल सकते हैं सेव्ड आवर्स निकालेंगे। एक मिनट आप बताएं जी, इस सिचुएशन में रिवाइज सिचुएशन में कोई घंटे सेव हुए हैं? तो घंटे सेव हुए हैं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है ये होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बहस है। ये कितने? 1443330, एक से ज्यादा तरीकों से ये निकल सकता है। ये कैसे किया जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी सिंपल, ये भी ये नहीं कर सकते, ये बोर्ड पे देखना, ये जो इंटू 0.8 मैंने किया है इसको इंटू 0.2 कर दो,
103093, ये 30% वर्कर्स हैं, उन्होंने तो कोई टाइम नहीं बचाया। देख रहे, हिम्मत करें सर, टाइम किसने बचाया? 70% वर्कर्स ने। तो जहां मैंने आखिर में इंटू 80% किए, जहां मैंने 80% किया वहां मैं क्या कर सकता हूँ? इंटू 20%, 1030 इंटू 10 इंटू 70% और इंटू 20%। 20% चाहिए बेटा यार। तो यार 15 पे दे देते हैं, ये हो गई यार, मतलब 18 रुपये ये हो गई यार। क्यों बेचारे वर्करों के साथ जाती कर? 18 रुपये देने हैं यार, घंटे तो निकालना। ये आप लोगों ने कैसे किए? ठीक है, आप इंटू 10 इंटू 70% करके टोटल निकालना और माइनस जो 80% किया। बहरहाल मेरे से आंसर मैच होना चाहिए, अगर किसी का ना मैच करे वो बता दीजिएगा। तो 103093 इंटू 10 इंटू 70% इंटू 0.2। डेफिनेटली लिखते हुए कोई और चीज यूज कर रहा हूँ, अगर मेरे से आंसर मैच ना करे तो वो एक सरप्राइजिंग न्यूज होनी चाहिए मेरे लिए। कितने आवर्स हैं जी? 14433। सबका ठीक है? वो सबका ठीक है सर, सबका ठीक है सर। अब क्या करें फाइनल? इन घंटों का क्या करें? घंटों का क्या करें? इंटू 18। बताइए कौन सा? 259794। आंसर बता दो। 259794। व्हाट इज दिस? प्रीमियम आ गया। 97940। Any confusion the working? Hasn't it? अब यह एक लेबर का टोटल शायद इसलिए करना है कि जरा बात ही मतलब फिगर इकट्ठी हो जाए जरा। टोटल लेबर कॉस्ट, सॉरी एक टोटल लेबर कॉस्ट कैसे आएगी? 824,800 एंड दिस प्रीमियम। उनका फाइनल आंसर बना लो। 274,227 4440। चल ठीक है, ठीक है। ओके सर, किसने कहा कि क्यों नहीं किया? ये ठीक है सर, डेफिनेटली यही है, सही कर रहे हैं, सही होना चाहिए जी। खत्म बात, क्या रह गया? स्पीड अप वेरिएबल ओवरहेड्स। क्या स्टोरी है वेरिएबल ओवरहेड्स की? डाटा ढूंढेंगे, पॉइंट नंबर बोले ढूंढ, 0.3 ढूंढे। 0.3 आसान है वर्किंग, शायद फिगर्स आ गई नहीं। क्या करें? जो टोटल लेबर कॉस्ट आई है इंक्लूडिंग प्रीमियम 27422 740 जो रिवाइज्ड डिफरेंस इनटू कितने परसेंट? 55% इज इक्वल टू 1508 टू 2517। जी सर, कहां तक पहुंच गए? इकट्ठा हो सकता है अब ये खर्चा? 507 है सर, बिगेस्ट मिस्टेक आज की ठीक करें। टोटल खर्चा सर किस का सम? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का सम कर रहे हैं जी।
62257 सॉरी दोबारा बताइए 62257 देख लें इतने सारे पैसे गिनते भी मसला होता है सवाल आएंगे इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं आने दें लेस तरीफेनी लास्ट स्टोरी करें फाइनल कितनी रिकवरी करें कितने यूनिट्स अब रिजेक्ट होंगे 3093 इंटू 150 डन है क्या आंसर आया 463 950 डबल एंट्री हो जाएगा काफी दिन ही हो गए इसके कैश रिसीवेबल डेबिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा तो हुआ नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 61 जी 7933916 कंक्लूजन रहती है सर जी वो बहुत मेजर फर्क तो नहीं महसूस हो रहा लेकिन अपना बिजनेस समझने तरफ अगर रुपया भी बचता है तो व्हाई नॉट बचाओ तो व्हाट इज द कंक्लूजन सर ये अपना बिजनेस समझ के बताए ना रहने दे 15-25 हजार बचता है मोबाइल आ जाएगा नया थोड़ा डिफरेंस है मोबाइल लेके डैडी को गिफ्ट कर देंगे ना यार क्या हो गया डैडी को पुराने मोबाइल है डैडी के लिए ले लेंगे यार नहीं तो डैडी बेचारे क्यों छोटे छोटे ये क्या बात है डैडी नहीं उठा सकते इतना वजन होता है इनका मतलब कमाल है यार डिफरेंस देख देंगे 80,000 रुपया ये तो रीजनेबल आ जाएगा डैडी के लिए काफी है इतने कंक्लूजन सर वी शुड अडॉप्ट रिक्वायरमेंट देख के एक सेंटेंस बनवाइए वी शुड अडॉप्ट या वी शुड नॉट अडॉप्ट वी शुड अडॉप्ट we should adopt the revised wage plan we should adopt the revised wage plan as it results into cost saving of rupees बताइए डिफरेंस लेने की करना 8 1 2 3 4 ये डेफिनेटली अगर कोई दी होती है एस्टीमेट की कॉस्ट तो वो भी लेस करके देखते तो जितनी इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक फिर डिसाइड अच्छा इस स्टोरी में कहीं देखें जरा फिक्स कॉस्ट नहीं आई क्या हम ये वेज प्लान अडॉप्ट करें या ना करें उसने एज इट इज ही रहना लेकिन फर्ज करें गौर से सुना जरा अगर हमने ये वेज प्लान अडॉप्ट करना है तो फिर हमें कोई नया वेयर हाउस लेना है अपनी इन प्रोडक्ट्स को रखने के लिए कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट इंकर होनी है तो क्या वो फिर हमारे इस डिसीजन में कंसिडर होनी चाहिए थी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 एबीसी में एडिशनल हमें एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़नी थी लेकिन वो अपने घर में किया था इसलिए याद नहीं घर वाली बातें हम घर में रख देते
तो इस तरह की जो मैंने अभी बात छेड़ी है, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई है। अगर कोई एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है तो हमारे इस डिसीजन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे अगर डिसीजन से कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है, ये क्या होता है इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट? तो ये एडिशनल बंदे रखने पड़ेंगे, तो नया एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, स्किल्ड पर्सन रखना पड़ेगा जो फिक्स सैलरी लेगा, तो क्या कोई रेंट इंक्रीज हो जाएगा? तो क्या फिर वो कंसिडर होनी चाहिए चीजें? इसको रिवाइज कीजिएगा सर जी। और आज आपको जो घर के लिए असल काम है होमवर्क पेज नंबर 76 पे आना है। अब अगर इन दिनों में आप एक एक करके सवाल नहीं करेंगे तो एंड में नहीं होंगे, ये तो गारंटी इस बात की, क्योंकि इतने ही को सवाल अभी आने हैं कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर आपने रोज एक एक सवाल ना किया अनफॉर्चुनेटली तो फिर बात बननी नहीं है। तो पेज नंबर 75 के एंड से एक क्वेश्चन नंबर 2 है सॉर्ड लेदर। ये सवाल है सीवीपी का, लेकिन आज जो परसेंटेजेस आई हैं बीच में लॉसेस की, इनकी काफी सारी डिटेल गेम है इस सवाल में। तो आपने करना ये है, पहले क्वेश्चन नंबर लिखे जरा कैंडी, हिमालयन रिवर, पहले जरा 10-15 मिनट जाके पेज नंबर 37 हिमालयन रिवर पेज 37 उसको एक नजर मेरे रिवाइज कर लिया जाए ताकि कम से कम फार्मूले वगैरह जहन में दोबारा रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। और देन फिर 75 पेज पे जो सॉल्ट लेदर है, इसकी एक अच्छी एफर्ट हो सकती है, और अगर आपने अच्छी एफर्ट करने की कोशिश की तो इसका खतरा ये है कि इसने हो जाना। इसमें बस ये जो नई चीज आ रही है ना, वो ये जो लॉसेज आए बीच में, ये जो 10-15%, 15%, 5 से 7%, तो ये बात अब हो गई है। अगर अपने हाथ से एक दफा दोबारा गुजार लेंगे तो इसका शदीद खतरा है कि इसने रीजनेबली अटेम्प्ट किया। बाकी डिफरेंटली जहां जहां आपको कंफ्यूजन है वो आपने वंस अगेन नोट करके रखनी है। डन है सर? तो मैं बहुत ज्यादा सवाल नहीं दे रहा डेली बेसिस पे, इस उम्मीद पे कि आप रोज लगे हुए, ठीक है। अल्लाह हाफिज। वो तो सीवीपी तो सारी स्टोरी वैसे ही है। क्या फार्मूला अभी भी क्या फार्मूला होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टीएस रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर। पेज नंबर 75 के एंड पे सॉल्व लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे टूल पर आईएस 37 एक वन, बाकी इसका आंसर्स आई होप कि स्पेसिंग होगी, बहुत कुछ नहीं होगा बस इसके ऊपर आईएस 37 आईएस 37 एक टेस्ट ये बनाना है और इसका आंसर भी वहां से कॉपी करवा लें। मैं आंसर भी दोनों के शामिल है और सर भी हैंडल कॉपी तो एकदम अपने पास फाइनल सेट करके मुझे ओरिजिनल करें, और मुझे भी फिर एक सेट देना ही। FA1 वाले हजरात को अपना टेस्ट आज फाइनल करने का रहता था। ऑनलाइन स्टूडेंट ने दे दिया टेस्ट FA1 के जो स्टूडेंट है बीच में इनकम एंड एक्सपेंडिचर